एग्रीमेंट्स एंड एनओसी ये क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्या होती है, अगर ये आपके पास ना हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ये किस किस तरीके के होते हैं, किन किन से ये आपको लेना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं और अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप इसके बारे में इन डिटेल सब कुछ जानना चाहते हो तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करिए देखिएगा ताकि सारी नॉलेज आप अच्छे से ले सको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में मैं इसी तरीके की म्यूजिक बिजनेस की बहुत डिटेल्ड और उन बातों के बारे में बात करता हूं जो बातें बाकी सारे लोग छुपाते हैं। आई डोंट नो क्यों छुपाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट मैं कोशिश कर रहा हूं वो सारी चीजें खोल के एकदम आपके सामने पेश करूं, जैसे एनओसी, एग्रीमेंट्स जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, या फिर म्यूजिक बिजनेस, म्यूजिक रजिस्ट्रेशन, रॉयल्टी क्लेम कैसे करनी है, अलग अलग जगह पर बिलबोर्ड्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम इस चैनल पर बात करते रहते हैं, रेगुलरली वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप भी इस नॉलेज को ग्रहण करना चाहते हो, अपने अंदर समा लेना चाहते हो और आप म्यूजिक इंडस्ट्री के पार्ट हो या बनने वाले हो या बनना चाहते हो तो ये चैनल आपकी उसमें बहुत मदद करेगा। और जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सर गामा और मैं हूँ एक म्यूजिक बिजनेस कोच, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड ऑडियो इंजीनियर और एक आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंटली सॉन्ग्स भी रिलीज करता है और म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज भी आप लोग को देता है। और अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, एनओसी एंड एग्रीमेंट्स। एनओसी की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और एग्रीमेंट आपको पता ही है कि एग्रीमेंट बेसिकली उस वर्ड का मतलब क्या है। अब पहली तो ये बात करते हैं कि ये चीजें आई कहां से, क्योंकि यार हम एज एन आर्टिस्ट ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव वर्क्स में बिजी रहते हैं। गाना ऐसा होना चाहिए, लिरिक्स ऐसे होने चाहिए, म्यूजिक में ये चाहिए, इसके अंदर ये डाल देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, इस गाने की वाइब ये कर देते हैं, ऐसी सिंगिंग कर देते हैं, एक और को सिंगर ले लेते हैं, यहाँ कोलैब कर लेते हैं, ऐसी मिक्सिंग कर लेते हैं, मिक्सिंग में ये कर देते हैं, मास्टरिंग ये करते हैं। हम इसके अंदर उलझ के रह जाते हैं, जो एक अच्छी बात है। नहीं उलझेंगे तो गाने अच्छे नहीं बनेंगे, मैं वो करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको लीगल चीजें या लीगैलिटीज को भूलना नहीं है, उनको याद रखना है, उनको भी उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप अपना क्रिएटिव वर्क करते हो। एक एग्जाम्पल लो, आप घर खरीदने जा रहे हो, आप वो घर देखते हो, आपको वो घर पसंद आ जाता है, फिर आप सोचते हो कि इस वाले रूम को मैं बेडरूम बनाऊंगा, इस रूम को मैं ड्राइंग रूम बनाऊंगा, इस रूम को मैं हॉल बनाऊंगा, इस रूम को ये बनाऊंगा, यहाँ पे इस वॉल पे ऐसे लगाएंगे, इधर बेड रखेंगे, इधर ये करेंगे, ये सब चीजें हम सोचते हैं। लेकिन इन चीजों को करने से पहले आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो ना, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम पर ट्रांसफर कराते हो, पहले वो घर आपके नाम पे होता है, उसके बाद आप उसके अंदर वो सारे काम करते हो। आपने अगर घर अपने नाम पे नहीं कराया और आपने उसके अंदर अपने सारे काम करवा लिए, घर सजा दिया, पेंट कर दिया, इंटीरियर डिजाइनिंग कर दी, फर्नीचर लगा दिया, रूम सेट कर दिए, टीवी लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, फिर बाद में पता चलता है कि भाई ये तो घर आपके नाम पे ही नहीं है, ये घर तो उसी के नाम पे है जिसके नाम पे पहले था। तो घर तो आया ही नहीं आपके पास, कभी आया ही नहीं था, बस आपको दिखाया गया था और आपने उसको अपना मान लिया। यही प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में होती है। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा रियलिस्टिक एग्जांपल कोई आपको दे सकता हूँ। मान लीजिए आपके साथ एक लिरिसिस्ट है, ये एग्जांपल में लिरिसिस्ट बोल रहा हूँ, ये कोई भी हो सकता है, और किन किन लोगों से ये चीजें करनी रहती है पेपर वर्क की, वो मैं आगे बताऊंगा, और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा जिनको काफी इशू आया था एनओसी और एग्रीमेंट्स ना होने की वजह से। क्या इशू आया था हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आपके साथ कोई लिरिसिस्ट है, आप आपस में बैठ के बात कर रहे हो कि देखो यार ऐसा गाना चाहिए, ये बनाते हैं, इस टाइप की वाइब रखते हैं, इस टॉपिक पे गाना बनाते हैं और ऐसे लिरिक्स रखेंगे, इस टाइप का म्यूजिक रखेंगे। ये बातचीत हो रही है। लिरिसिस्ट कहता है ठीक है बाजी, काम शुरू करते हैं। अब वो लिखना शुरू करता है, उसने लिखना शुरू किया, लिरिक्स लिखे 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 लिखे, एक पेज भर दिया, गाना लिख दिया, आपको सुनाया, आपको पसंद आया, कहीं कहीं जगह आपको चेंजेस लगे, आपने वो चेंजेस करा लिए। ये अब आपकी पसंद के लिरिक्स लिखे जा चुके हैं, अब इसके अंदर आपको चेंजेस नहीं करने। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसका म्यूजिक बनाओ, गाना बनाओ, रिलीज करो? नहीं, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि उस लिरिसिस्ट से आपकी जो भी डील हुई है कि आप उसको अपफ्रंट पेमेंट दोगे या आप उसको गाने में परसेंटेज दोगे जब गाना पैसे कमाएगा, कोई भी डील हो सकती है, जो भी आपकी आपस में डील हुई है, उस डील को लेके एक एग्रीमेंट और एनओसी बनवाओ, उनसे साइन करवाओ, खुद साइन करो। जब उन्होंने लिरिक्स पेपर पे लिखे, उसके कॉपीराइट उन लिरिसिस्ट के नाम पे चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बिना कहीं रजिस्ट्रेशन करे। ये इंडिया का कॉपीराइट एक्ट है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उस लिरिक्स के कॉपीराइट उनके पास हैं। जब तक वो पेपर पर साइन करके आपको अपने राइट्स ट्रांसफर नहीं करते, तो आपको सबसे पहले अपने राइट्स ट्रांसफर कराने हैं, जो उनकी फीस है उनको फीस पकड़ानी है, उसके बाद आपने गाने पे काम करना है।
ये सिंपल सी डील है। ये करने के बाद आपको गाने पे काम करना है। आपने पूरा गाना बना दिया, मेहनत कर दी, पैसा लगा दिया, रिकॉर्डिंग हो गई, रिलीज का टाइम है, वो बोले जी मैं राइट थोड़ी दूंगा आपको, मैं क्यों दूंगा राइट्स, वो मना कर दे तो कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो उसका अधिकार है, वो मना कर सकता है। वो आपकी आपस की जो डील थी वो वर्बल डील थी, लेकिन वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, वो वर्बल डील थी। अब मैं लॉयर तो नहीं हूं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट या वर्बल डील्स एडमिसिबल होती हैं कोर्ट में या नहीं। आई डोंट नो अबाउट इट, बट उस पे जाना ही क्यों है। रिटन पेपर एग्रीमेंट करो, एनओसी करो, लिरिक्स पसंद आ गए, उसके राइट्स अपने नाम पे ट्रांसफर कराओ, फिर आप उसका जो मर्जी करो, कोई आपको नहीं रोक सकता। उन पेपर को स्कैन करके उसकी पीडीएफ भी अपने पास रखो, कॉपी रखो, और सेफली ओरिजिनल पेपर कहीं पर उसको स्टोर करके रख दो, जहां पर आप अपने सारे इंपॉर्टेंट कागजात रखते हो। ये एक एग्जाम्पल है। जो चीज उसने बनाई है उसका कॉपीराइट तब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक वो आपको रिटन में परमिशन नहीं देता है। तब तक आप उनके लिरिक्स को उनकी परमिशन के बिना रिलीज भी नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैंने तो लिखवाए अपने लिए थे, उन्होंने लिख दिए, लेकिन जब आप रिलीज करोगे आप किसी और की प्रॉपर्टी को रिलीज कैसे कर सकते हो? आप किसी और के नाम पे जो घर है उसको किराए पे कैसे चढ़ा सकते हो? वही चढ़ाएगा ना किराए पे जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वही कमाएगा ना उससे पैसे। आप किसी और की प्रॉपर्टी से पैसे नहीं कमा सकते जब तक रिटन में उन्होंने अपने राइट्स आपको ट्रांसफर नहीं कर दिए। लेकिन अब यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन आ जाता है, जो लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने आपको राइट्स ट्रांसफर कर दिए तो आपको उनका नाम देने की कहीं जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अब आपका हो गया, उस बंदे को भूल जाओ। ये इल्लीगल है। उन्होंने आपको राइट्स ट्रांसफर करे हैं, अब आप उस लिरिक्स के कॉपीराइट ओनर हो। आप चाहो तो गाना रिलीज करो, आप चाहो तो ना करो, आप चाहो तो लिरिक्स के अंदर जितने बदलाव करने हैं आप करो, आप चाहते हो तो एक और लिरिसिस्ट को लाके उसको चेंज करा लो। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आप उसके ओनर बन चुके। लेकिन जब वो गाना रिलीज होगा तो जिस लिरिसिस्ट ने आपको राइट्स ट्रांसफर करे हैं, जिंदगी भर उस गाने के क्रेडिट्स में आपको लिरिसिस्ट में उस बंदे का नाम क्रेडिट्स में डालना है। आप उस बंदे को इग्नोर नहीं कर सकते। आप उसके नाम की जगह अपना नाम लगाकर उस गाने को रिलीज नहीं कर सकते कि लिरिक्स बाय सरगामा। अगर सरगामा ने नहीं लिखे तो सरगामा नहीं लिखेगा अपना नाम, किसी और ने सरगामा के लिरिक्स लिखे हैं, मैंने पेपर वर्क करा के अपने पास करा लिया, उसको पेमेंट भी दे दी, गाना बना के रिलीज कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं वो मेरी मर्जी है। लेकिन मैं जब भी वो रिलीज करूंगा तो क्रेडिट्स में, लिरिसिस्ट में हमेशा उसका नाम जाएगा जिसने वो लिखा है। ये लॉ है। आप उसका नाम हटा के अपना नाम लिखोगे, ये नहीं चलेगा। और अगर उसने कोई एक्शन लिया तो गाना टेक डाउन हो जाएगा। जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आपके गाना रिलीज भी नहीं होगा, उसकी रॉयल्टीज भी क्लेम नहीं होंगी। बेसिकली वो होल्ड पे चला जाएगा हर जगह से जहां से रॉयल्टीज आती है। इसीलिए एनओसी और एग्रीमेंट्स कराना जरूरी है। इसमें आपका फायदा है कि आपको परमिशन मिलती है, आप खुले में कुछ भी कर सकते हो। उनका फायदा है कि उनको जिंदगी भर क्रेडिट मिलेगा कि ये काम उन्होंने किया, उसकी उनको श्योरिटी मिलती है, प्लस उनकी जो पेमेंट है वो उनको मिलेगी। ये एनओसी लेना हर एक इंसान से जरूरी है। अब हर एक इंसान कौन है मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके गाने में क्रिएटिव इनपुट दे रहा है वो हर एक इंसान, और जो भी आपके गाने में अपनी ओनरशिप की कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन सर है, वो अपनी आवाज ऐसे ही किसी को नहीं देते, वो अपनी आवाज उनको देंगे जो उनको उनका राइटफुली पेमेंट देगा या उनकी जो भी डील है वो करेगा, प्लस वो रिटर्न परमिशन देंगे, भैया ये मेरी आवाज है, ये गला जो है ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको लिख के दूंगा कि मैं आपको मेरी आवाज की ये वाली रिकॉर्डिंग रिलीज करने की और इससे पैसा कमाने की परमिशन दे रहा हूं, तब जाके आप इसको रिलीज कर सकते हो। अगर नहीं तो वो आपको सू कर सकते हैं कि भैया मेरी परमिशन के बिना मेरी रिकॉर्डिंग ये पैसा कमाने के लिए रिलीज कैसे कर रहे हैं, इन्होंने मुझसे परमिशन नहीं ली। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये यहाँ पे सिंगर्स आ जाते हैं। सिंगर को आप पेमेंट दे रहे हो, वो आपके लिए गाना गा रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। और ये उनके लिए भी है जो दूसरी साइड पे हैं लोग। लेट्स सपोज अगर मैं सिंगर हूं या आप सिंगर हो, आप किसी के लिए गाना गाने जा रहे हो, अगर वो आपको एनओसी साइन करने के लिए कह रहे हैं, आपको मना नहीं करना चाहिए। अगर आप पेमेंट ले रहे हो तो आप एनओसी साइन नहीं करोगे तो जो वो आपसे पैसे देके काम करवा रहे हैं उसको रिलीज करके वो लोग उससे पैसा कैसे कमाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट भी मैं जानता हूँ, काफी क्लाइंट्स के साथ भी इंटरेक्शन हुए हैं जिनके अंदर लोग एनओसी पर साइन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहा है प्रोजेक्ट में वो पैसा नहीं कमाएगा तो वो प्रोजेक्ट बनाएगा क्यों? कल को आपको दूसरा प्रोजेक्ट देने का वो सोचेगा भी क्यों? अगर आप उसको परमिशन ही नहीं दोगे वो गाना रिलीज करने की, कोई फायदा नहीं है उसका, राइट? तो एनओसी पर साइन करने से मना नहीं करना चाहिए। बट ऑब्वियसली जब भी आप किसी पेपर पे साइन करो, हमेशा पूरा पेपर पढ़ के करो, जो नहीं समझ आ रहा है उसको क्लियर करो, फिर साइन करो। और ब्लैंक कागज पे तो कभी साइन नहीं करना है। लोग कहते हैं खाली पेज है, इधर साइन कर दो और हम इसमें लिख लेंगे, नहीं करना है। बने बनाए एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना है और पढ़ के करना है तरीके से। सिंगर्स वो अपनी आवाज आपको दे रहे हैं, जब तक वो रिटर्न परमिशन नहीं देंगे आप उनकी आवाज नहीं यूज कर सकते। म्यूजिक प्रोड्यूसर जो अपनी बनाई हुई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और अपना बनाया हुआ म्यूजिक आपको दे रहे हैं आपके गाने में रिलीज करने के लिए, जब तक वो आपको परमिशन नहीं देंगे कि उन्होंने जो म्यूजिक बनाया आप रिलीज करो और पैसे कमाओ, तब तक आप वो रिलीज नहीं कर सकते। आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर्स से भी एनओसी या एग्रीमेंट करना होता है, आपको सिंगर से भी एनओसी एग्रीमेंट करना होता है।
या कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जिसने आके अपनी कलाकारी से कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट बजाया है आपके गाने में, उनसे भी एक एनओसी साइन करवाना होता है। अगर आप म्यूजिक लेबल्स के साथ काम करो, बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ, ये स्टार्टिंग इंडिपेंडेंट लेबल्स के साथ नहीं जिनको म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज नहीं है, एक एस्टैब्लिश्ड लेबल के साथ काम करोगे तो वो हमेशा आपको पेमेंट देने से पहले एनओसी साइन कराएंगे। एक हाथ एनओसी साइन करो, उसी हाथ पेमेंट ले लो। ये साइड बाय साइड काम होता है। जब तक आप एनओसी साइन नहीं करोगे तब तक उनको श्योरिटी नहीं है कि कल को जब वो इस गाने को रिलीज करेंगे तो आप उनको करने दोगे। उनको श्योरिटी नहीं है। जब उनको इस चीज की श्योरिटी नहीं है तो वो आपको पेमेंट किस बात की देंगे, राइट? तो आप साइन करो एनओसी पे और उसी टाइम पेमेंट ले लो। ये डील चलती है यूजुअली म्यूजिक बिजनेस में, म्यूजिक इंडस्ट्री में। ऐसे ही होना चाहिए। मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ और ये ही प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक क्लाइंट है मेरा, ही 60+ इन एज और वो कनाडा रहते हैं, पंजाबी हैं वो वेटरन आर्टिस्ट हैं, काफी पुराने आर्टिस्ट हैं। वो तब से गाने निकाल रहे हैं जब से सीडीज और कैसेट्स चलती थी। सीडी तो नई बात हो गई, कैसेट से पहले बड़े वाले रिकॉर्ड्स आते थे, एलपी या विनाइल्स बोलते थे जिन्हें, वो तब से गाने निकाल रहे हैं जब वो चलता था। और आज से कुछ 12-15 साल पहले उन्होंने एक पंजाबी फीमेल आर्टिस्ट के साथ 2 गाने बनाए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अब मैं बताता हूँ कि मैं उनका नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उस आर्टिस्ट की भी एक पॉइंट पे गलती नहीं है। तो 10-12 साल पहले वो जो आर्टिस्ट थी वो फेमस नहीं थी, वो नोन नहीं थी। उनके साथ गाने बनाए, गाने बना के वो कनाडा चले गए। उनके पास वो गाने रेडी पड़े हैं। अब उनको डिजिटली रिलीज करने हैं उसको आज की डेट में। अब वो आर्टिस्ट बहुत फेमस हो चुकी हैं, पंजाबी आर्टिस्ट, वो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बिना रिटन कॉन्ट्रैक्ट के जिसमें लिखा हुआ है कि उस आर्टिस्ट ने इनको रिटन में परमिशन दी है और एनओसी दिया है कि ये गाने को वो रिलीज कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल पर डाल सकते हैं, उस एग्रीमेंट और एनओसी के बिना कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनका गाना रिलीज नहीं कर रहा है। अब उनको एनओसी एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन उनको एनओसी एग्रीमेंट के बारे में पता ही नहीं है कि कराना होता है। उन्होंने एज एन आर्टिस्ट काम किया पर उन्होंने एज ए लेबल कभी काम नहीं किया था। उन्होंने गाने बनवा लिए और सोचा कि लेबल स्टार्ट करूंगा। अब वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब उनको गाना रिलीज करने के लिए उस पंजाबी फीमेल आर्टिस्ट के रिटन में एग्रीमेंट एनओसी चाहिए। अब उन्होंने रीच आउट किया कि भाई आपने 10-12 साल पहले गाने बनाए थे, हमने साथ में, मैंने आपको पेमेंट भी कर दी थी, अब ये एनओसी मांग रहे हैं तो प्लीज एनओसी पे साइन करके दे दो। आर्टिस्ट ने मना कर दिया, भैया मैं कोई एनओसी पे साइन नहीं करके दे रही। अब आप कहोगे क्यों नहीं दे रही? भाई उन्होंने पेमेंट ली थी, गाना बनाया था, वो रिलीज नहीं करेंगे। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जब उन्होंने गाना बनाया था उनको तभी रिलीज करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी आर्टिस्ट के साथ आज काम करते हो और आपने उनको एज अ सिंगर हायर किया, गाना रिलीज करोगे, उनकी स्पॉटिफाई प्रोफाइल पे जाएगा, उनके यूट्यूब म्यूजिक वाले प्रोफाइल पे जाएगा, हर जगह जाएगा। अगर आज मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने जो उनके साथ प्राइस फिक्स किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 रुपए लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ, अगर आज वो 10 रुपए लेते हैं क्योंकि उनकी फेम इतनी लिमिटेड है, कल को जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो 1000 रुपए लेते होंगे। लेकिन आप उनसे गाना बनवा लो जब वो 10 रुपए लेते थे, लेकिन रिलीज तब करो जब वो 1000 रुपए लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अनएथिकल है। ये एथिकल बात नहीं है कि आपने 10 रुपए में काम करा लिया लेकिन रिलीज कर रहे हो जब वो 1000 रुपए की आर्टिस्ट हो चुकी है और अब उनकी प्रोफाइल पे मिलियंस ऑफ मंथली लिसनर्स हैं, स्पॉटिफाई पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। इस सिंगर को तो कोई फायदा नहीं है उस गाने से। उन्होंने पेमेंट ली, गाया, खत्म। फायदा होना लेबल को। लेबल ने उस टाइम पे एनओसी साइन नहीं कराई, लेबल आज एनओसी साइन कराएगा। और आज एनओसी साइन करने के लिए उस आर्टिस्ट ने बोला कि भैया आज की एनओसी पे जब मैं साइन करती हूँ तो ये मेरा प्राइस है एक गाना गाने का। अगर आज आप मेरे से करवाना चाहते हो तो आपको ये प्राइस मेरे को देना पड़ेगा और मैं एनओसी पे साइन कर दूंगी। आर्टिस्ट भी अपनी जगह गलत नहीं है, लेबल भी अपनी जगह गलत नहीं है, कोई अपनी जगह गलत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि इनके पास नॉलेज नहीं थी कि एनओसी और एग्रीमेंट पे साइन कराना होता है। अब देखो, ये तो मैंने डिटेल में बता दिया कि एनओसी क्या होता है। अब देखो, मैं इसमें आ जाता हूँ कि एनओसी के अंदर मटेरियल क्या होता है। मैं बहुत मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश की भाषा में डिटेल में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा जो लीगल भाषा होती है। अगर आप चाहें तो नीचे स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। आप एनओसी और एग्रीमेंट्स के प्रोफेशनल टेम्पलेट्स जैसे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आप वो टेम्पलेट्स अगर चाहे तो आप वो टेम्पलेट्स खरीद सकते हैं। एनओसी के अंदर बेसिकली मोटा मोटा ये लिखा रहता है कि इस आर्टिस्ट ने इस कंपनी के लिए या इस इंसान के लिए ये काम किया है, इस गाने के लिए, गाने का नाम ये है, चाहे ये सिंगर है, कंपोजर है, इन्होंने कंपोज किया है या सिंग किया है या लिरिक्स लिखे हैं या म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, जो भी किया है, और आज से ये अपने राइट्स इस चीज के इस बंदे या आर्टिस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं जो इन्होंने क्रिएट करी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, ये इनको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिवली ये चीज आज के बाद किसी और को ये सेम चीज नहीं बेच सकते या दे सकते, क्योंकि आज से इसके ओनर XYZ कंपनी या XYZ इंसान हैं जिन्होंने इनसे पैसे देके काम कराया है और इसके अपफ्रंट इन्होंने इतनी फीस ली है और सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं। आज से इसके मालिक ये हैं, जो ये चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी भर जब भी ये गाना रिलीज होगा तो जो भी मैंने काम किया है उस
उस नाम के क्रेडिट के आगे इनका नाम जरूर लिखा जाएगा। ये एक बेसिक एनओसी में लिखा रहता है। ये एनओसी होती है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अब ये जो चाहे करें, मैंने राइट्स इनको ट्रांसफर कर दिए। फिर आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और एनओसी आप कंपाइल करके भी बना सकते हो, कंबाइन करके चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो। और एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा होता है मोटा मोटा कि भैया हमने आपस में डील करी, इस दिन डील करी, इस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। उसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती हैं, हमने इतने गानों की डील करी और हम इतने गानों का इतनी पेमेंट ले रहे हैं, इतनी पेमेंट इस टाइम पे लेंगे, इतनी पेमेंट इस टाइम पे लेंगे। ये करने के बाद जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर हम सारे राइट्स इनको ट्रांसफर कर देंगे, जो अटैच एनओसी में आप देख सकते हो। ये सारी डिटेल्स एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है, दोनों का नाम, एड्रेस, पैन नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा। वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट और एनओसी के अंदर मेन ये डिक्लेरेशंस होती हैं और ये बहुत जरूरी है सब लोगों को फॉलो करना, क्योंकि लोग भाईचारे में काम कर लेते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं भी करता हूं, लेकिन हिसाब तो बाप बेटे का भी होता है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिए, चाहे आपके जितने भी करीबी दोस्त हैं, भाई हैं, बहन है, रिश्तेदार हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी किसी के साथ भी आप काम कर सकते हो, आपकी वाइफ है, आप एक पेपर पे एग्रीमेंट करके चलो सबके साथ। राइट्स अपने पास ट्रांसफर करके रखो। और अगर आप आर्टिस्ट हो जो पैसे लेके काम कर रहे हैं किसी के लिए, तो ऑब्वियसली आपको एनओसी के थ्रू उन्हें राइट्स देने पड़ेंगे, नहीं तो वो गाने रिलीज नहीं कर पाएंगे। ये बात दोनों साइड पे लागू होती है। आई होप आपको समझ आया हो कि एनओसी और एग्रीमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और अगर आप इनके टेम्पलेट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है या स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे एग्रीमेंट्स और एनओसी के टेम्पलेट्स मांग सकते हैं, और प्रोफेशनल टेम्पलेट्स हैं। और एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इन पे सिग्नेचर्स करा ही रहे हो और आप इंडिया में रहते हो, तो अब वाली जो चीज है वो इंडिया में लागू होती है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप गवर्नमेंट का स्टैंप ड्यूटी लीजिए 100 रुपए का। 100 रुपए की स्टैंप पेपर 10 रुपए से शुरू होता है, लेकिन लीगली मैं सजेस्ट करूंगा आप 100 रुपए का स्टैंप पेपर लीजिए। उस स्टैंप पेपर को किसी भी नोटरी या जहां पर डॉक्यूमेंटेशन होती है नोटराइज, वहां पे जाइए, स्टैंप पेपर निकलवाइए और उसको आप स्टैंप कीजिए अपने एनओसी के साथ और अपने एग्रीमेंट के साथ। उसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, उनके ऊपर भी साइन कराइए, फोटोज लगाइए अपनी। ये प्रॉपर एग्रीमेंट बन जाएगा आपका स्टैंप ड्यूटी के साथ। अगर ऐसे आप बनाएंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। एक लीगल गवर्नमेंट के नाम का नोटराइज्ड वैलिड एग्रीमेंट बनता है, उसको नोटराइज करवाइए नोटरी पे जाके। एनओसी और एग्रीमेंट दोनों को ज्यादा खर्चा नहीं आता है, कुछ 150-200 रुपए का खर्चा आता है एक बारी का, लेकिन आपका पक्का काम हो जाएगा। जहां आप इतना खर्चा करके गाना बना रहे हो 150-200 रुपए देके, और अपने काम को पक्का कर लीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तब ही मैं आपके फोन्स पे, आपके लैपटॉप्स पे, स्मार्ट टीवीज पे, स्क्रीन्स पे आके आपको बार बार ऐसे म्यूजिक बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, नई नई नॉलेज दे पाऊंगा। वो चीजें जो लोग छुपा के रखते हैं मैं वो खुल के आपको आके सामने बता पाऊंगा। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और नाम यहीं कहीं, यूजर नेम यहीं कहीं स्क्रीन पर दिखेगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल पर भी मेंबर बनिए, क्योंकि मेरी जो भी नई चीजें होती हैं, वर्कशॉप होती है, क्लासेस होती हैं, कोर्सेज हैं, डिस्काउंट्स हैं, ऑफर्स हैं, नए गाने हैं, म्यूजिक वीडियोज है, जो भी चीजें हैं सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे आती हैं, उसके बाद वो पब्लिक जाती हैं। अगर सीट्स फुल हो जाती हैं या कोर्सेज की सीट्स फुल हो जाती हैं, वर्कशॉप खत्म हो जाती है, वर्कशॉप की सीट्स फुल हो जाती हैं अंदर ही अंदर कम्युनिटी में, तो फिर वो चीज पब्लिकली बाहर नहीं आती है। तो अगर आप सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेना चाहते हैं, तो प्लीज बिकम अ मेंबर ऑफ आवर व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे चैनल का नाम है सर गामा हेडक्वार्टर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप और जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक्स हैं जो आप बोलना चाहते हैं जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज नीचे कमेंट पे जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करूं। अगर आप चैनल के मेंबर बन जाते हैं, मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं और डेडिकेटेड व्यूअर बनते हैं चैनल के, तो जितने भी चैनल मेंबर्स हैं सबसे पहले हम उन सबके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, ताकि उनकी इशू सबसे पहले रिजॉल्व हो सके, क्योंकि वो डेडिकेटेड चैनल के सपोर्टर्स हैं। अगर आप भी चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन क्लिक कीजिए, चैनल के मेंबर बनिए। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल पे आते रहिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज, नई इनसाइट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।